हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे एक और बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर, जो आपके कनिष्ठ सहायक, व्यक्तिक सहायक और उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग, पीसीएस प्री और व्यक्तिक सहायक सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो दोस्तों, बिना स्किप किए आज की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। और साथ ही दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार के लगातार क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो हमारे स्टार्टिंग के क्वेश्चन है दोस्तों, इस पेपर में पहले उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चंस हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पेपर होने वाला है दोस्तों, बिल्कुल स्किप के बिना ज़रूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही ये आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, लेटेस्ट एग्ज़ाम है दोस्तों, जो 19 जनवरी को होने वाला है, उसके लिए बेहतरीन बनेगा। और साथ ही फरवरी में आपका उत्तराखंड प्रवक्ता का एग्ज़ाम है, ठीक है, जिसमें पॉलिटेक्निक प्रवक्ता का। और साथ ही जो है 6 अप्रैल को जो है प्रवक्ता स्क्रीनिंग का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो बिना स्किप किए आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम बनता है। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम जो है किस स्थान पर होता है? तो दोस्तों, ये होता है देवप्रयाग में। कहाँ होता है? देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है खतलिंग खतलिंग ग्लेशियर। अब दोस्तों, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है? ये है आपका भिलंगना नदी पर, ठीक है दोस्तों। ये खतलिंग ग्लेशियर से जो भिलंगना नदी निकलती है। उसके अलावा जो नामिक ग्लेशियर है दोस्तों, नामिक ग्लेशियर से दोस्तों पूर्वी रामगंगा निकलती है, ठीक है। कौन सी नदी? पूर्वी रामगंगा नदी निकलती है दोस्तों नामिक ग्लेशियर से, ठीक है। उसके अलावा जो आपका जोहार घाटी है दोस्तों, ये कहाँ है? ट्रेल पास दर्रे पर, ठीक है। तो जोहार घाटी, ट्रेल पास दर्रा। और चौथा जो बैजनाथ है दोस्तों, बैजनाथ है आपके गोमती नदी से, ठीक है। किससे है? बैजनाथ किससे रिलेट है? ये है गोमती नदी से। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आपका उत्तराखंड से संबंधित पॉइंट आ रहा है। तो खतलिंग ग्लेशियर आपका भिलंगना से, ठीक है। और उसके अलावा जो नामिक है दोस्तों, वो पूर्वी रामगंगा से। जोहार घाटी जो है दोस्तों, ट्रेल पास दर्रे से और रिलेट करती है। और साथ ही साथ दोस्तों, जो बैजनाथ है दोस्तों, ये है गोमती से, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो है ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों? देखिए, यहाँ पर कूट दिए गए हैं इसके। तो ऑप्शन बनेगा 2 3 4 1, ठीक है। तो 2 3 4 1 जो ऑप्शन बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में आपका सही है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गढ़ केसरी के नाम से जो व्यक्ति प्रसिद्ध हैं, वह कौन है? तो गढ़वाल केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है दोस्तों? तो गोविंद वल्लभ पंत बिल्कुल नहीं, जोधा सिंह नेगी बिल्कुल नहीं, मुकुंदलाल नहीं। तो यहाँ पर जो है गढ़वाल केसरी की अगर हम बात करें तो दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? अनुसुईया, ठीक है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ठीक है। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़वाल केसरी के नाम से जाना जाता है। और कुमाऊं केसरी के नाम से दोस्तों जाना जाता है बद्रीदत्त पांडे जी को, ठीक है। तो ये हैं इसके सही आंसर, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, गढ़वाल केसरी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण किस वर्ष हुआ था? तो जो टिहरी राज्य है दोस्तों, इसका भारतीय संघ में विलीनीकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1949, 1949 को। तो दोस्तों, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि टिहरी राज्य दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के समय जो है ये अपना एक अलग राज्य था, टिहरी राज्य, ठीक है। और ये एक प्रांत था। तो यहाँ पर क्या है कि इसका फिर जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इसको भारतीय संघ में विलीनीकरण कर दिया गया था, और ये जो है उत्तर प्रदेश का एक भाग बन गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एक जिला बना दिया गया था। तो ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1949 में, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अजमल आमिर कसाब को फांसी किस दिन दी गई थी? तो दोस्तों आप जानते होंगे एक जो है आतंकवादी अजमल आमिर कसाब जिसे फांसी दी गई थी, तो ये कब दी गई थी? ये दी गई थी 21 नवंबर 2012 में। कब दी गई थी? 21 नवंबर 2012 में। तो इसी प्रकार की जो करंट अफेयर्स होती हैं दोस्तों, ये एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आप करंट अफेयर के टॉपिक को भी जरूर इसमें रिवाइज करके रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो बद्रीनाथ दोस्तों है चमोली जिले में। कौन से जिले में? चमोली जिले के अंतर्गत आता है बद्रीनाथ धाम। उत्तराखंड में चमोली जिले में है बद्रीनाथ धाम दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों आजकल जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें सभी में सूची ये जो है सुमेलन वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लेखक का नाम और पुस्तक का नाम दिया गया है। तो बात करते हैं कि जैसे अबुल फजल है दोस्तों, अबुल फजल ने जो है कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो अबुल फजल ने लिखी थी दोस्तों अकबरनामा। किसके द्वारा लिखी गई थी? अकबरनामा लिखी गई थी दोस्तों अबुल फजल के द्वारा। अगर बात करें निजामुद्दीन अहमद, तो निजामुद्दीन अहमद ने जो है लिखी थी तबकाते ए अकबरी। तबकाते ए अकबरी लिखी थी निजामुद्दीन अहमद ने, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा जो कृष्णदेव राय हैं दोस्तों, कृष्णदेव राय ने क्या लिखा था? कृष्णदेव राय ने लिखा था दोस्तों अमुक्त मलायदा, ठीक है। क्या लिखा था? अमुक्त मलायदा, ठीक है। और बात आती है कल्हण, तो कल्हण ने लिखी थी दोस्तों राज तरंगिणी। तो राज तरंगिणी के लेखक कौन है? ये हैं कल्हण, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारा, इस हिसाब से अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही बनेगा दोस्तों? तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो दोस्तों इसका जो है 2143 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों सही आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं। तो सम्राट अशोक किस राजवंश से संबंधित है दोस्तों? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है। तो सम्राट अशोक वर्धन साम्राज्य से भी नहीं थे, राजवंश से भी नहीं थे, कुषाण भी नहीं थे दोस्तों, गुप्त भी नहीं थे। तो इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें सम्राट अशोक की, तो ये एक महान सम्राट रहे हैं और जिन्हें जो है एक जो है अच्छी उपाधि प्राप्त है। तो ये व्यक्तित्व जो थे दोस्तों ये मौर्य वंश से थे। किससे संबंधित थे? मौर्य वंश से संबंधित हैं सम्राट अशोक। और ये जो थे मौर्य साम्राज्य के दोस्तों अंतिम प्रमुख राजा रहे थे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई 1527 ईस्वी में बाबर और राजपूत के मध्य लड़ी गई थी? तो कौन सी लड़ाई ऐसी थी जो बाबर और राजपूत के बीच लड़ी गई थी 1527 ईस्वी में? तो पानीपत का पहला युद्ध? बिल्कुल नहीं। उसके अलावा खानवा का युद्ध? तो दोस्तों जो बाबर और राजपूत के बीच लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध जो है 1527 में हुआ था और ये बाबर और राजपूत के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न है दोस्तों, आर्यभट्ट और वराहमिहिर किसके समय में थे? तो ये आर्यभट्ट और वराहमिहिर किसके समय के थे? तो दोस्तों ये गुप्त काल के थे। कौन के? गुप्त, ठीक है। तो ये गुप्त के एज के थे, उस टाइम उस समय के थे ये तो दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के अंतर्गत बग्वाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो दोस्तों उत्तराखंड में बग्वाल का मेला किस स्थान पर लगता है? तो अगर हम बात करें लोहाघाट में नहीं लगता दोस्तों, बागेश्वर में भी नहीं लगता, चंपावत में भी नहीं लगता। तो बग्वाल का मेला जो लगता है दोस्तों देवीधुरा में लगता है। कहाँ लगता है? देवीधुरा में बग्वाल का मेला होता है और काफ़ी प्रसिद्ध ये मेला है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों पार्कों से संबंधित स्थानों से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अगर हम बात करें कौन सा उद्यान इसमें जो है सुमेलित नहीं है, अगर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों ये उत्तरकाशी में है, बिल्कुल सही है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी, बार बार पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये चमोली में है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। नंदा देवी चमोली में ही है।
कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें दोस्तों, ये रामनगर नैनीताल में है कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान चमोली में नहीं है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये भी आपका उत्तरकाशी में है। कहाँ है? ये भी उत्तरकाशी में है। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तरकाशी में है। अगर हम बात करें नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये चमोली में है दोस्तों। और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है नैनीताल यानी कि रामनगर में स्थित है, तो नैनीताल जिले के अंतर्गत आता है रामनगर। तो यहाँ पर जो है आपके गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों उत्तरकाशी में है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका जो है रॉन्ग जो है सुमेलन था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से मैं किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि में देखने वाले उपकरणों यानी कि नाइट विजन उपकरणों में किया जाता है? तो कौन से किस प्रकार की वेव्स जो होती है दोस्तों उनका जो है अगर हम नाइट विजन जो इंस्ट्रूमेंट में करें तो कौन से प्रकार की वेव्स का यूज़ किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन है रेडियो तरंग, इंफ्रारेड तरंग, माइक्रोवेव्स। तो किसका यूज़ किया जाएगा दोस्तों? इंफ्रारेड वेव्स। अगर हम रात्रि में जो है रात्रि में देखने वाले उपकरणों में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें अगर हम नाइट विजन के तौर पर यूज़ करेंगे तो इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ यहाँ पर किया जाता है, इंफ्रारेड तरंग का उपयोग जो है किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस आधार पर इसका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, इनके बी आंसर इसका सही हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों साइंस से सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान से सभी प्रकार के क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्न में से कौन सा विस्फोट की तरह प्रयोग किया जाता है? तो विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला कौन सा है? तो यहाँ पर जो है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बिल्कुल गलत, और मर्क्यूरिक ऑक्साइड इसको विस्फोटक के रूप में यूज़ नहीं किया जाता, ग्रेफाइट भी इसमें यूज़ नहीं होता दोस्तों। अगर हम बात करें विस्फोटक के रूप में तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि नाइट्रोग्लिसरीन। तो नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है दोस्तों इसका उपयोग विस्फोटक के तौर पर किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अगर इंडिया के अंतर्गत हम बात करें एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया तो इसका मुख्यालय हेड ऑफिस कहाँ है दोस्तों? यह है दोस्तों चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, जब 1833 ईस्वी में राजा राममोहन राय का निधन हुआ तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला था? तो 1833 में जब राजा राममोहन राय का निधन हो गया था दोस्तों, तो क्योंकि ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, वहाँ पर ब्रह्म समाज से संबंधित थे, तो उसका नेतृत्व फिर उनके बाद किसने संभाला था? तो दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर ने जो है 1833 में राजा राममोहन राय के निधन के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला था। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है दोस्तों, बिल्कुल इसको आप स्टडी करके चलेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर, हजारा राम मंदिर किसके शासनकाल में बना था? ठीक है दोस्तों, तो ये जो है प्रसिद्ध जो हजारा राम मंदिर है ये किसके शासनकाल में बना था? तो ये बना था दोस्तों कृष्णदेव राय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कृष्णदेव राय के शासनकाल में दोस्तों ये मंदिर बना था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किसने सन 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ये की गई थी V.R. अम्बेडकर के द्वारा। तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा यहाँ पर जो है 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर आप इसको नोट करके रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों साइंस से संबंधित, प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। ठीक है दोस्तों, तो फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा, प्रकाश संश्लेषण। तो इस प्रोसेस के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ऑक्सीडेशन होता है,
सॉरी रिडक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन होता है दोस्तों। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का जो है अपचयन होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो विश्व के में सबसे अधिक उगाई जाने वाली अन्न की फसल कौन सी है? तो दोस्तों वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा जो फसल उगाई जाती है वो कौन सी है? वो है चावल। तो चावल का उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों जब ये एग्ज़ाम हुआ था तो उस आधार पर यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन हमें इस समय वर्तमान की बात करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? वह हैं सुमन बेरी। ठीक है दोस्तों, कौन हैं? सुमन बेरी दोस्तों वर्तमान में जो है योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ये दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ये हैं आपके उस समय जिस समय ये पेपर हुआ था। तो मोंटेक एस अहलुवालिया उस समय रहे थे, बट अभी जो है वर्तमान में योजना आयोग, जिसको पहले जो है योजना आयोग का नाम बदल के दोस्तों अब नीति आयोग हो गया है। ये भी आप ध्यान देना, पेपर में अब योजना आयोग शब्द नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों जो है नीति आयोग के नाम से आएगा। और कौन है इस समय उपाध्यक्ष? ये हैं सुमन वेरी। इसलिए दोस्तों करंट अफेयर का क्लैरिफिकेशन होना जरूरी है। जो सुमन बेरी हैं दोस्तों, उनकी रैंक और स्थिति कैबिनेट मंत्री के बराबर होती है, और यह अनुभवी नीति अर्थशास्त्री और अनुसंधान प्रशासक, इनको 1 मई 2022 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार इनको मिला है। ठीक है, कब मिला है? 1 मई 2022। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, 1 मई 2022 में ये जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भीम पुल उत्तराखंड में किस धार्मिक स्थल के निकट स्थित है? तो दोस्तों जो भीम पुल है उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? ये है दोस्तों बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर अगर आप लोग गए हैं तो वहाँ पर जो है एक भीम पुल है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उत्तराखंड में किस धार्मिक स्थल के निकट भीम पुल है? यह है बद्रीनाथ में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के दृष्टिकोण से, तो आप इसको सामान्य विज्ञान के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अप्सरा किसका नाम है? APSARA। तो अप्सरा किसका नाम है दोस्तों? अप्सरा एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है दोस्तों। क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर है दोस्तों अप्सरा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मालगुडी डेज किसने लिखी थी? तो मालगुडी डेज के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये लिखा था RK नारायण ने। किसने लिखा था मालगुडी डेज? ये लिखा था दोस्तों RK नारायण ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुंदवर्धना भुक्ति कहाँ स्थित है? तो पुंदवर्धना भुक्ति कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है दोस्तों उत्तरी बंगाल में। कहाँ स्थित है? उत्तरी बंगाल में है पुंदवर्धना भुक्ति। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो अगर हम देखें दोस्तों कौन से केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है, तो वह है दोस्तों अंडमान और निकोबार में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत दोस्तों ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ पर जो है जनसंख्या का घनत्व सबसे न्यूनतम है। ठीक है दोस्तों, ये केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है दोस्तों, अदरवाइज जो है जनसंख्या घनत्व आपका सबसे कम उत्तरकाशी में है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, हुमायूंनामा के लेखक कौन हैं? तो हुमायूंनामा किसने लिखी थी दोस्तों? गुलबदन बेगम ने। किसने लिखी थी? हुमायूंनामा के लेखक कौन है दोस्तों? गुलबदन बेगम, इन्होंने लिखी थी हुमायूंनामा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा के लिए नामित लोकसभा सदस्य कौन हैं? तो अगर हम बात करें 15वीं लोकसभा के लिए नामित जो है लोकसभा सदस्य कौन हैं, तो यहाँ पर 15वीं लोकसभा की बात पूछी गई है दोस्तों, वह है आपके इनग्रिड मैकलोड और चार्ल्स दियास। ये दोनों जो है 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, उपग्रह की परिधि में
पृथ्वी के सबसे निकट आने वाला बिंदु क्या कहलाता है? तो उपग्रह की परिधि के अंतर्गत पृथ्वी के सबसे निकट आने वाला जो बिंदु होता है दोस्तों, उसको कहते हैं पेरिजी। क्या कहा जाता है? इसको पेरिजी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, क्या कहा जाएगा? पेरिजी कहा जाता है। उपग्रह की परिधि में पृथ्वी के सबसे निकट आने वाले बिंदु को पेरिजी कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो अगर प्रेसिडिंग जो ऑफिसर होते हैं दोस्तों, प्रेसिडिंग ऑफिसर, वो लोकसभा के अंतर्गत कौन होते हैं? तो वो होते हैं दोस्तों आपके लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि जिनको स्पीकर बोलते हैं, और लोकसभा उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर। ये दोनों जो है लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होते हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस से संबंधित है। सूर्य से आने वाली घातक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है। तो दोस्तों सूर्य से जो आने वाली परावैंगनिक किरणें हैं, उनको कौन अवशोषित करती है दोस्तों? वो करती है दोस्तों ओजोन लेयर। कौन करती है? ओजोन लेयर जो दोस्तों होती है वो O3 इसका फॉर्मूला है। और ये जो है दोस्तों, ये सूर्य से आने वाली जो घातक डेंजरस जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, इनको ये जो है क्या कर देती है? ऑब्जर्व करती है, यानी कि अवशोषित करती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संघनन प्रक्रिया घटित होती है तब। तो संघनन की प्रक्रिया कब होती है दोस्तों? तो संघनन की प्रक्रिया की हम बात करें दोस्तों, जब जो है बारिश के बाद जल जो है बादल के रूप में ऊपर की ओर, आसमान की ओर को जाता है, तो वहाँ पर संघनन की प्रोसेस होती है। तो वो कब होती है? जब सापेक्ष आर्द्रता 100% से अधिक हो जाती है। तो जब आर्द्रता जो है 100% से अधिक हो जाती है, तो फिर इस जो है प्रोसेस को कहा जाता है संघनन। ठीक है, तो संघनन की प्रक्रिया वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, और संघनन को दोस्तों कंडेंसेशन यहाँ पर कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो जैविक खाद की अगर हम बात करें दोस्तों, तो किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है एजोला। ठीक है, एजोला एक प्रकार का जैविक खाद है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। तो हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? ये मापा जाता है वातावरणीय आर्द्रता को मापने का यंत्र है हाइड्रोमीटर। ठीक है, इन्वायरमेंटल जो है आर्द्रता जो होती है, उसको मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 37 है, हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन थे? तो हिमालयन गजेटियर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों ये लिखी गई थी ई एटकिंसन के द्वारा। ये एक ब्रिटिश लेखक रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? तो फ्लेमिंग ने क्या खोजा था दोस्तों? तो इन्होंने पेनिसिलिन नामक दवा की खोज की थी। तो पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है दोस्तों? फ्लेमिंग। तो ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में 8-10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं लगातार, और वही क्वेश्चन अभ्यर्थी के लिए ईजी महसूस होते हैं। वो तभी होंगे दोस्तों जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रिवाइज करके जाएंगे। तो इसलिए बिना स्किप किए आप पूरे क्लास को वॉच कीजिएगा, आपको ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पेनिसिलिन की खोज की है दोस्तों फ्लेमिंग ने। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? तो अगर हम बात करें, जो सिलेंडरों में भरकर जो खाना भोजन बनाने के लिए जो गैस का यूज़ किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है, वो लिक्विफाइड होता है। कैसा होता है? लिक्विफाइड गैस होती है दोस्तों, तरल उसको कहते हैं। गैस ठोस घोल के रूप में नहीं होती है, ये तरल रूप में होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो दोस्तों जो कुचिपुड़ी नामक नृत्य है, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, तो कुचिपुड़ी नृत्य किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, और आंध्र प्रदेश का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, ऐसा भी एग्जाम पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जैसे हड़प्पन स्थान और राज्य यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। अगर यहाँ पर हम बात करें तो कौन किसे सुमेलित करना है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है सुमेलन की बात पूछी गई है। जैसे हड़प्पन स्थान और राज्य यहाँ पर हैं, तो
अगर हम बात करें मांडा, ठीक है दोस्तों, ये हड़प्पन एक स्थान है, तो यहाँ पर मांडा जो है किससे संबंधित है दोस्तों, यह है जम्मू कश्मीर से। ठीक है, मांडा किससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर से। इसके अलावा अगर हम बात करें दाइमाबाद, तो दाइमाबाद किससे संबंधित है दोस्तों, यह आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। इसके अलावा अगर हम कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा किससे संबंधित है दोस्तों, ये राजस्थान से संबंधित है। और इसके अलावा जो राखीगढ़ है दोस्तों, राखीगढ़ किससे संबंधित है, यह है हरियाणा से। ठीक है दोस्तों, तो मांडा जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इसके अलावा दाइमाबाद जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। इसके अलावा हम बात करें तो कालीबंगा की अगर बात करें तो कालीबंगा जो है राजस्थान में है दोस्तों। इसके अलावा राखीगढ़ की बात करें तो ये है आपका हरियाणा के अंदर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं। इस आधार पर अगर हम देखें तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसके आधार पर हमारा ऑप्शन होगा 3412। ठीक है, तो 3412 इसका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। तो दोस्तों अगर हम इन राज्यों की लिस्ट जो दी गई है इसमें हम बात करें तो उत्तर प्रदेश तो बड़ा राज्य है। उत्तराखंड दोस्तों, इसमें उत्तराखंड जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, एरिया के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य है उत्तराखंड। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद जिस ब्रांड नेम से उत्पादों का विक्रय करती है वह क्या है। तो अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में हथकरघा और हस्तशिल्प जो विकास परिषद है वो ब्रांड नेम कौन सा देता है दोस्तों, वह है आपका हिमाद्री। कौन से ब्रांड नेम से चलता है, ये चलता है दोस्तों हिमाद्री नामक ब्रांड नेम से चलता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। बंगाल की खाड़ी में अंतः समुद्री कटक है वह किस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों अगर बंगाल की खाड़ी की हम बात करें तो यहाँ पर अंतः समुद्री कटक है वो किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है दोस्तों 90 ईस्ट कटक, 90 ईस्ट कटक के नाम से इसको जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा RF 1 सेंटीमीटर को मानचित्र दूरी 5 किलोमीटर भू दूरी के बराबर निरूपित करता है। तो दोस्तों अगर हम कोई मैपिंग करते हैं तो मैपिंग करते वक्त जो डिस्टेंस होती है उस एक्चुअल डिस्टेंस को जो है हम सेंटीमीटर या मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 5 किलोमीटर की दूरी को के बराबर 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करना है। तो 1 सेंटीमीटर को 5 किलोमीटर के बराबर रिप्रेजेंट करना है। तो दोस्तों ये कितना इसका रेशियो बनेगा, वो बनेगा आपका 1:5 लाख। ठीक है, 1:5 लाख यहाँ पर बनेगा, 1:5 लाख। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका रेशियो यहाँ पर बनता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। एक प्रकार का आरेख जिसमें मानों को मूल बिंदु त्रिज्याओं के रूप में चित्रित किया जाता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों अगर एक रेखा आलेख जो है जिसके द्वारा मानों को मूल बिंदु त्रिज्याओं के रूप में चित्रित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो कहते हैं दोस्तों तारक रेखा चित्र इसको कहा जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार में किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय है वो भारत सरकार में कौन से जो है मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों, वो आता है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंदर। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय जो है वो भारत सरकार के द्वारा जो है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी। तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1945 में। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना उत्तराखंड के अंतर्गत हुई थी दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है यह हमें बताना है। तो अगर काली गंगा की बात करें तो दोस्तों काली गंगा जो है वासुकी ताल के से संबंधित है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वासुकी ताल जो दोस्तों है वो काली गंगा पर है। इसके अलावा जो पिंडारी ग्लेशियर है दोस्तों वो जो है पिंडर नदी का उद्गम स्थल है। इसके अलावा अगर कोसी नदी की बात करें तो ये जो है कौसानी और विंसर श्रृंखला को जोड़ती है कोसी नदी। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है
गोमुख ग्लेशियर और भिलंगना नदी गोमुख से नहीं निकलती, यहाँ से गंगोत्री निकलती है दोस्तों। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल रॉन्ग है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्न में से क्या अंकित रहता है। तो दोस्तों जो ट्यूबलाइट्स होते हैं इनमें क्या अंकित रहता है, तो यहाँ पर इनमें जो अंकित रहता है दोस्तों वो 6500 केल्विन, 6500 के, ठीक है दोस्तों। ये इस पर जो है ट्यूबलाइट पर जो है अंकित रहता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पदक के फलक पर क्या अंकित रहता है। तो दोस्तों जो आपका भारत रत्न है, भारत रत्न नाम जो पुरस्कार दिया जाता है, भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है दोस्तों ये। तो इसके फलक पर क्या अंकित रहता है दोस्तों, इसमें लगा रहता है दोस्तों सूर्य। क्या होता है, इसमें सूर्य अंकित रहता है दोस्तों। अगर आपने जो है भारत रत्न देखा होगा, तो भारत रत्न को आप सर्च करके देखेंगे तो उसमें दोस्तों आपको सूर्य दिखाई देगा सबसे ऊपर, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति मूलतः उत्तराखंड में निवास करती है। तो कौन सी अनुसूचित जनजाति जो है उत्तराखंड में निवास करती है। अगर हम बात करें उत्तराखंड में रहने वाली अनुसूचित जनजाति, तो बोक्सा जनजाति उत्तराखंड में रहती है दोस्तों, भोटिया भी रहती है और थारू भी रहती है। तो थारू, बोक्सा और भोटिया ये तीनों जनजातियां उत्तराखंड के निवासी हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से एक मेघालय राज्य की राजधानी है। तो मेघालय राज्य की राजधानी कौन सी है दोस्तों। तो मेघालय की जो राजधानी है दोस्तों वो है शिलोंग। कौन सी है, शिलोंग, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने साथियों को शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। तो इसलिए बिना स्किप किए जो है आप भी ज़रूर वॉच कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लिए संकेत लोगो क्या है। तो अगर हम देखें तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लिए जो लोगो है दोस्तों वो है आपका लाल पांडा। कौन है, लाल पांडा दोस्तों जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लिए लोगो के रूप में यूज़ किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट भारत के किस प्रदेश से संबंधित है। तो अगर हम बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो दोस्तों ये है आपका पश्चिमी बंगाल। किससे, पश्चिम बंगाल से संबंधित है बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है दोस्तों बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भाग लेता है या लेते हैं। तो दोस्तों अगर भारत के राष्ट्रपति चुनाव की बात होती है तो कौन से केंद्र शासित प्रदेश को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो मिलता है दोस्तों दिल्ली और पुदुचेरी, ठीक है। तो दिल्ली और पुदुचेरी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों जो राष्ट्रपति चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था। तो प्रति चक्रवात शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था दोस्तों, ये किया था एफ गैल्टन ने। किसने किया था, एफ गैल्टन ने जो है प्रति चक्रवात शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक अष्टभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है। अगर हम बात करें एक ऑक्टेट यानी कि अष्टभुज की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों जो विकर्ण इसके डायगोनल्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, वो होते हैं दोस्तों 20 होते हैं। कितने होते हैं, 20 होते हैं दोस्तों। अगर आप अष्टभुज यहाँ पर बनाएंगे तो आपको इसके अंतर्गत दोस्तों इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें जो है दोस्तों आपको मिलेंगे कितने, इसमें आपको मिलेंगे दोस्तों 20 विकर्ण इस तरीके से मिलेंगे, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों साइंस का क्वेश्चन है, MRI का विस्तृत रूप क्या है। तो MRI का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है दोस्तों। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका फुल फॉर्म होता है MRI, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो दोस्तों कौन सा विटामिन ऐसा है जो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, तो वो है आपका विटामिन सी। विटामिन सी जो है
पानी में घुलनशील विटामिन होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पारदर्शी झिल्ली जो आँख को ढकती है वो कौन सी है? तो जो आँख को ढकने वाली जो झिल्ली होती है दोस्तों उसको कहा जाता है कॉर्निया। क्या कहा जाता है? कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है दोस्तों जो आँख को ढकती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, मरीचिका किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन हैं। तो मरीचिका जो है किसका उदाहरण है दोस्तों? तो ये है दोस्तों आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है मरीचिका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का अंटार्कटिक में द्वितीय स्थायी स्टेशन जाना जाता है। तो भारत का जो अंटार्कटिका में जो है द्वितीय स्थायी स्टेशन है वो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? उसको कहते हैं मैत्री स्टेशन। कौन सा स्टेशन? मैत्री स्टेशन के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया? तो उत्तरांचल का नाम दोस्तों जो उत्तराखंड किया गया था वो 2007 में किया गया था। और कब किया गया था ये? 1 जनवरी। कब किया गया था दोस्तों? 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल नाम जो है बदल कर उत्तराखंड कर दिया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की ताम्र नगरी है। तो उत्तराखंड में ताम्र नगरी किसको कहा गया है दोस्तों? वो है आपकी अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा जो है उत्तराखंड की ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।